नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष त्रिवेदी। मेरे साथ मेरे सहयोगी विभास मौजूद हैं और हम दोनों को आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास चुनावी, सियासी और राजनीतिक चर्चा पर, जिसका नाम है मध्य प्रदेश का मन। मध्य प्रदेश का मन इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले बहुत कुछ है जो अचानक से घटने और बढ़ने लगा है। इस बीच में हम आपको एक जानकारी दे देते हैं। कल से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक राम कथा का आयोजन होना है। हनुमान जी की दया से, ऐसा उस कथा के वाचक का कहना है। अब ये खबर सियासी क्यों हो गई? क्योंकि इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वो हैं नकुलनाथ, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बेटे। वो नकुलनाथ जो कि कांग्रेस की चुनावी तैयारियों की बनी लिस्ट में एक चेहरा भी हैं, उनके पिता भी हैं। अब फिर ये अगर वो एक कथा का आयोजन कर रहे हैं तो आप सोचेंगे फिर उसको सियासत से क्या लेना देना। सियासत से लेना देना ये है कि इस कथा को करने जा रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वो पंडित जी या वो कथावाचक जिनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जिनके भक्त बहुत ज़्यादा हैं, और अक्सर ये देखा जाता है कि वो सियासी मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। मध्य प्रदेश में जब वो कांग्रेस के कद्दावर नेता, सबसे बड़े चेहरे कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की बुलावे पर उन्हीं के चुनावी क्षेत्र छिंदवाड़ा में एक हनुमान कथा का आयोजन कर रहे हैं, तो लोगों को याद आ रहा है कि कैसे बागेश्वर धाम सरकार ने बिहार में अपनी कथा के दौरान उस पूरे महागठबंधन के खिलाफ एक तरीके से बयान या मैसेज दिए थे, और जहां सरकार ने तो ये भी कह दिया था कि भाई अगर ये कुछ और कहेंगे कथा के अलावा तो इनको बिहार से बाहर भी भेज दिया जाएगा। और उस महागठबंधन में कांग्रेस भी एक दल था। अब यहाँ वो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के उन्होंने कहा कि मैं तो यजमान है मेरे नकुलनाथ जी। तो इतना बड़ा इंट्रो इसलिए दिया क्योंकि कथा छोटी होनी है, 3 ही दिनों की होनी है, लेकिन सियासी संदेश बहुत बड़े निकलने हैं। विभास, मध्य प्रदेश को आप बखूबी जानते हैं, विस्तार से आप बताइए। देखिए, जो ये कथा होने जा रही है छिंदवाड़ा में होने जा रही है, और छिंदवाड़ा से सांसद हैं नकुलनाथ, और मध्य प्रदेश से इकलौते कांग्रेस सांसद है। बाकी सारे मध्य प्रदेश से जितने सांसद हैं सब भाजपा के सांसद जो है 2019 में जीत कर आए हैं। अकेले सीट जो है वो कमलनाथ ने ये बचा के रखी अपने बेटे के लिए, यहाँ से उनको जीत दिलाई। अब अभी तक जैसा कि आपने भी कहा कि माना जा रहा था कि जो बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, तो भाजपा से जो है वो भाजपा जो है उन्हें समर्थन एक तरह से करती है, और भाजपा से उनकी नज़दीकी जो है वो कही जाती है। बिहार का आपने जिक्र किया कि वहाँ पर जो हुआ और जो एक अलग रुख जो है वो वहाँ की सरकार ने अपनाया, और उस गठबंधन सरकार में कांग्रेस भी हिस्सा थी। उसी कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे और वरिष्ठ नेता हैं कमलनाथ, उन्हीं के बेटे जो है वो यजमान होंगे इस कथा में। जो कथा जो होने जा रही है ये 5, 6 और 7 अगस्त को होने जा रही है, और ये सिमरिया हनुमान मंदिर के पास है। वहाँ पर 28 एकड़ का एक पंडाल बनाया गया है इस कथा के लिए। और जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने 1.5 मिनट का एक वीडियो भी जारी किया, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कमलनाथ का और उनके बेटे नकुलनाथ का। तो इस तरह से जो है ये एक मतलब देखा जाए तो एक बड़ी कोशिश भी एक हो सकती है ये कमलनाथ और नकुलनाथ की तरफ से। और जो है वो जाहिर है ये भी मध्य प्रदेश के जो वो लोग हैं उनके बीच, और जो राजनीतिक पॉलिटिकल सर्कल है उसके बीच में, कि कमलनाथ जो है वो हनुमान जी के भक्त हैं वहाँ पर, और इस वजह से जो है वो इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है इस कथा की वहाँ पर। मैं दरअसल उसी हनुमान जी वाले सवाल पर आने वाला था कि जिस सिमरिया में ये कथा होनी है वहाँ पर कहा जाता है कि कमलनाथ ने एक भव्य हनुमान प्रतिमा बनवाई थी, और तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि भाई वो तो बजरंगबली के भक्त हैं। और उसके बाद कर्नाटक चुनाव के बाद जब वो पूरा बजरंग दल बनाम बजरंगबली का एक मुद्दा निकला था, तब भी ये कहा गया था। और कमलनाथ जिस कैंपेन को शुरू कर रहे थे प्रियंका गांधी के चेहरे के जरिए, वहाँ पर भी बजरंगबली बहुत प्रमुखता से दिखाई दिए थे। इस पूरे वीडियो में जिसका जिक्र आपने किया, जो बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जारी किया है, आप अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है कि उनकी अपील क्या थी। अगर आपको वो अपील सुननी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। हम इस पूरी चर्चा के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक लगा देंगे, ताकि अगर आप इस चर्चा के बाद उस वीडियो को देखना चाहें तो आप देखें। उसमें भी वो उन हनुमान जी का जिक्र करते हैं, सिमरिया के हनुमान जी का जिक्र करते हैं। क्या वापस, क्योंकि ये कुछ दिनों पहले हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस के प्रचार में जो धर्म का एंगल था, जो नर्मदा और जो बजरंगबली दिखाई देने शुरू हुए थे, वो गायब हो रहे हैं। क्या क्या वो मुद्दों पर आ रहे हैं और एक बार फिर। और उससे बड़ी बात, जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में, या कह लें करीब महीने ज़्यादा उचित शब्द होगा,
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जिस तरीके से भक्त और उनकी फॉलोइंग बढ़ी है, वो जिस राजनीतिक दल की ओर या जिस राजनेता की ओर खड़े दिखाई देंगे, वहाँ कहीं ना कहीं उनको मानने वाले वोट देने के प्रति प्रभावित हो सकते हैं। और इसीलिए ये चर्चा हम मध्य प्रदेश का मन में कर रहे हैं, एक सियासी शो में कर रहे हैं, क्योंकि भले ही ये एक धार्मिक आयोजन हो लेकिन इसके सियासी मायने हैं। दो चीज़ें और छोटी छोटी जोड़ दूं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जब जन्मदिन था तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा एक ट्वीट किया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उसका जवाब देते हुए उस ट्वीट को बागेश्वर धाम सरकार की ओर से जो उनका ट्विटर हैंडल है वहाँ से जवाब भी आया था। पिछले दिनों जब वो अपनी कथा कर रहे थे तो ज्योतिराज सिंधिया पहुंचे थे और उसके बाद ज्योतिराज सिंधिया का बाकायदा भाषण हुआ था उस मंच से। ज्योतिराज सिंधिया बड़े प्यार से और वो पूरा प्रेम स्नेह जो दिखता है वो दिखा था। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो शख्सियत हैं जिनके दरबार में, जिनकी कथाओं में राजनीतिक शख्स, राजनीतिक हस्तियां पहुंचती रहती हैं, आशीर्वाद लेते रहती हैं और उस मंच को साझा करने से कोई गुरेज नहीं करता। क्या ये सियासी मैसेजिंग भी है? देखिए, सियासी मैसेजिंग तो इसमें जो है वो इसलिए इसके संकेत मिलते हैं क्योंकि टाइमिंग की सारी बात है, ये सारी कि अगर इसमें हो रही है और इस तरह से जो है वो सीधे तौर पर जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो है इन्वॉल्व है और उनके बेटे जो सांसद हैं वो अगर वहाँ पर जो है वो आयोजन इसका करा रहे हैं, तो इसकी जो है वो सीधे तौर पे इसके सियासी मायने तो इसमें निकाले ही जाएंगे। अब जहाँ तक आपने बात की कि तमाम नेताओं और इसकी, तो जून के महीने में अमर उजाला .com ने मध्य प्रदेश में एक हमने इन डेप्थ ग्राउंड रिपोर्ट की थी। इसमें हमने अलग अलग जगहों पे बात की, कई सारा हमने ग्राउंड वर्क वहाँ पर किया, रिसर्च किया और उसमें से निकल के आया कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा जो सीटें हैं उनमें से 103 विधानसभा सीटों पर जो है ये इस तरह के जो ये आध्यात्मिक आप इनको गुरु कह लीजिए या कथावाचक कह लीजिए, ये असर डालते कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। तो अब असर कैसे डालते नज़र आते हैं, तो ये पूरा जो हमारा जो विश्लेषण था इसके ऊपर था कि इनकी कथाओं में कितने लोग जुटते हैं उसके हिसाब से। तो जैसे आज हम चर्चा में जो है जिक्र कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, तो माना जाता है कि जो बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों में इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। तो वहाँ पर करीब करीब 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर इनके जो अनुयायी हैं, जो इनको मानने वाले हैं, उनकी संख्या जो है बहुतायत में वहाँ पर है। अब दूसरे एक और हैं जो कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा, तो वो भी भागवत कथा करते हैं। सीहोर में उन्होंने काफ़ी जो है वहाँ पर पिछले दिनों किया था और बहुत चर्चा में रही थी इनकी। वहाँ पे जो एक रुद्राक्ष को लेके भी एक इन्होंने वहाँ पर एक आयोजन किया था, रुद्राक्ष वितरण का आयोजन था और हेडलाइन हमने भी अपने कवर किया था। इस बात बिल्कुल इस बात की थी कि तस्वीरें कि वो पूरा भोपाल इंदौर मार्ग जो था वो उसमें जाम लग गया, उसमें जाम लग गया था। बड़ी चर्चित रही थी वहाँ पर ये जो है उनकी सभा, कथा का जो उनका आयोजन था वो। तो उनका जो है वो माना जाता है कि मालवा, निमाड़ और भोपाल और होशंगाबाद का जो ये पूरा बेल्ट है, इसमें जो है करीब करीब 40 विधानसभा सीटें जो आती हैं, वहाँ पर इन जो है उन सीटों पर जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनमें जो है इनके जो इन्हें मानने वाले लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। और एक और है वहाँ पर जो है वो आपके पंडोखर सरकार, तो इनका जो प्रभाव है वो आपका नज़र आता है सबसे ज़्यादा जो है वो ग्वालियर, चंबल और भोपाल के आसपास के इलाकों में दिखता है और 80 सीटें जो है माना जाता है कि वहाँ पर है। तो इस तरह से ये पूरा एनालिसिस हमारा कि 103 जो है सीटें जो है वहाँ पर, अगर ये बहुत क्लोज़ जो है वो रहता है एंडोर्समेंट नेताओं का, इनको और इनको नेताओं का, तो जो है वो 103 सीटों पर ये तो सीधे तौर पर जो ये 3 हस्तियां हैं, आपको इनसे जुड़े जो अनुयायी हैं, ये हस्तियां नहीं लेकिन इनसे जुड़े जो अनुयायी हैं वो जो है डोमिनेट करते नज़र आते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में। अब इसी जब ये पूरी रिपोर्ट तैयार हो रही थी तो हमारे जो रिपोर्टर थे उन्होंने अलग अलग वहाँ पर नेताओं से बात की जो इस तरह की कथाओं का आयोजन वहाँ पर करवाते रहे हैं, जो मेज़बानी करते रहे हैं उसकी। तो उन्होंने कहा कि मतलब उनसे जब पूछा गया, हमने पूछा कि भाई ये इसमें आपका क्या इसके पीछे की सोच है, तो उनका एक बड़ा उसमें बहुत ही बड़ा जो है वो दिलचस्प जिनका जवाब उसमें आया कि जब राजनीतिक रैलियाँ होने जा रही है, अगर वो किसी बड़े नेता की नहीं है, मान लीजिए कि अगर भाजपा की बात करें तो अगर वो प्रधानमंत्री की रैली नहीं है, या अगर वो अमित शाह की रैली नहीं है, या शिवराज सिंह चौहान की अगर रैली नहीं है, उनके अलावा अगर किसी की रैलियां होने जा रही हैं वहाँ पर, किसी जो है वो निचले की पंक्ति के नेताओं की, तो वहाँ पर उसमें 1-2 लाख की भीड़ जुटाना बहुत मुश्किल होता है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो मान लीजिए कमलनाथ की रैली हो रही होगी या प्रियंका गांधी आ रही होंगी, सोनिया गांधी तो अब नज़र नहीं आती है इस तरह से चुनाव प्रचार में, लेकिन अगर राहुल गांधी आ रहे होंगे तो वहाँ तक तो लाजमी है। लेकिन उसके बाद में अगर कोई नेता अगर रैली कर रहा है तो भीड़ जुटाने का एक चैलेंज होता है कि वहाँ पर आप वही महिलाओं को कैसे वहाँ तक लेके जाएंगे, या बुज़ुर्गों को कैसे जोड़ेंगे, युवाओं को कैसे जोड़ेंगे। लेकिन
जब आप इस तरह से कथावाचकों के ज़रिए जब आप करते हैं, उनके आप जब ये दिखाते हैं कि ये आयोजन हम कर रहे हैं, हमारी इंतज़ामों में ये आयोजन हो रहा है या इस पर पैसा हम खर्च कर रहे हैं, तब जो है वो बहुत आसानी से जो है वो 2 लाख 3 लाख की भीड़ आपको जुड़ती दिखती है। और वो एक ज़रिया हो जाता है नेताओं को जो है कि वहाँ पर वो अपनी प्रेजेंस वहाँ पर दिखाने का, वहाँ की सक्रियता दिखाने का। और जो हमने जब ये किया तो उसमें एक आंकड़े भी कुछ निकल के सामने आए कि भाई अगर 3 दिन का आयोजन चलता है तो बहुत सामान्य तौर पर 4-5 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो जाते हैं। अब ये खर्च भी जो है किसी बड़ी रैली के तुलना में खर्च कम ही है, और आप वहाँ 3 दिन तक जो है वो आपका संवाद हो रहा है वहाँ पर 1-1 2-2 लाख लोगों के बीच में। तो इस वजह से जो है ये एक मतलब अलग तरह का जो एक कह लीजिए इसको कि प्रचार कहना उसको ठीक होगा या नहीं, ये मैं दर्शकों पर छोड़ता हूँ। जुटान कह सकते हाँ, हैं। जुटान है। जुटान के साथ साथ एक जो रीच आउट करने की जो बात होती है, एक संवाद स्थापित करने की बात होती है, या एक 2 लाख जो लोग किसी कथा को सुनने हैं उनके बीच में किसी नेता के द्वारा अपना चेहरा दिखाने की जो कोशिश होती है, वो एक तरह की ये कि एक कवायद है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में हमें ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पर ये 2-3 जो हस्तियाँ हैं, जो कथावाचक हैं, या आप इनको जो आध्यात्मिक गुरु कह लीजिए, तो इन तीनों की सक्रियता वहाँ पर मध्य प्रदेश में है। तो ये बड़ा जो है असर डालते हुए दिखते हैं, और नतीजे भी बताएंगे कि क्या इनका असर पड़ता है वहाँ पर। तो कुल मिला के अगर आप आयोजक या मुख्य अतिथि ना बन सकें तो यजमान बन जाइए, ये एक चीज़ समझ आती है। एक चीज़ क्रॉस क्वेश्चन है, छोटा सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश की सियासत को आप करीब से देखते हैं, विभास वहाँ के वोटर भी हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में धर्म का इतना बड़ा फैक्टर एक तरीके से अनिवार्य हिस्सा क्यों रह गया? और इस बात को मैं सिर्फ इसलिए नहीं पूछ रहा कि जो आपने 3 नाम बताया और उनका प्रभाव बताया, ये अच्छा खासा है, आंकड़े हमने समझ लिए। इससे पहले भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट को देखा जाए तो ये सुर्खियाँ जो मध्य प्रदेश के लोग नहीं हैं वो भी देखते थे कि वहाँ कोई मंत्री हैं या मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति हैं जिनका पूरा नाम फलाने बाबा है। वहाँ वो कंप्यूटर वाले बाबा भी हैं, वहाँ वो मौनी बाबा भी हैं, वहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जो कि कैबिनेट का, सरकार का हिस्सा भी रहे हैं। तो क्या ये इतना अनिवार्य धर्म का एंगल होना, और कई लोग इसमें कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसा एग्जाम्पल है कि भाई वो एक मंदिर के मठ भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन फिर उनकी कैबिनेट में उस तरीके से चीज़ें नहीं दिखती। मध्य प्रदेश में वो अनिवार्य रूप से दिखाई देता है, चाहे वो उमा भारती हों जो मुख्यमंत्री होने के बावजूद कई मंचों से अपना नाम साध्वी उमा भारती बोलती रहीं, चाहे वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर हों जो वो उस तरीके की वेशभूषा में दिखाई देते हैं, और या फिर जैसा मैंने कहा कि चाहे वो कंप्यूटर बाबा हों या तमाम वो बाबा हों, और उसमें कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको बाकायदा सरकार का हिस्सा बनाया गया, वो मंत्रिमंडल के चेहरे रहे या उनको मंत्री का दर्जा दिया गया। देखिए, हर राज्य की जो राजनीति होती है ना, उसका एक अपना एक जो है वो एक उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो जब हम संदर्भ में इसके बात करते हैं, जब यूपी और बिहार के संदर्भ में अक्सर जब बात होती है, और जब यूपी बिहार के से इतर जब राज्यों की बात होती है, तो वहाँ पर यही कहा जाता है कि किसी भी आप जिक्र कर लीजिए, खान पान, रहन सहन, लोगों के जीने का तरीका, जीवन शैली, तो यूपी बिहार को साथ में जोड़ के बात की जाती है। तो यूपी बिहार की जब हम वहाँ पर राजनीति की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको कास्ट फैक्टर बहुत प्रमुखता से नज़र आता है, किसानों का फैक्टर एक नज़र आता है वहाँ पर, और एक जो दबंग या बाहुबलियों, या जिनको धन बल जिनके पास है, बाहुबल जिनके पास है, उनका एक डोमिनेंस नज़र आता है। मध्य प्रदेश में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको उतना कास्ट फैक्टर उतना ज़्यादा हावी आपको नहीं दिखता। किसानी एक वहाँ पर एक फैक्टर है, किसान एक जो है वहाँ पर मजबूत फैक्टर है, लेकिन किसानों का मुद्दा ऐसा है ना कि अभी कई सालों में मतलब सिलसिला चलता रहा है, और वो मुद्दा जो है वो एक तरह से कह लें कि वो एग्जॉस्ट हो चुका है मुद्दा। किसान भी जानता है कि जो भी सरकार आएगी वो मेरे लिए कुछ योजना लेकर आएगी, वो मेरे कर्ज माफ़ करेगी, तो वो एक तरह से वो एग्जॉस्ट हो चुका मुद्दा है। अब जो है एक बड़ा मुद्दा है एक और कि महिला वोटर, तो उसमें भी जो है वो दोनों आपको दल वहाँ पर नज़र आते हैं कि क्योंकि शिवराज सिंह ने तो अपनी छवि ही मामा के तौर पर वहाँ वो बनाई है, और वो पूरी वहाँ की जो माताएं बहनें हैं उनको वो जो है वो अपना भांजी कहते हैं उनको। और जो कांग्रेस भी है वो भी जब प्रियंका गांधी हर अलग अलग राज्यों में प्रचार के लिए जाती हैं, तो जो है वो महिला सुरक्षा और महिलाओं के लिए सुविधाओं के बारे में वहाँ पर बात होती है। तो अब इसके बाद में मध्य प्रदेश में आपके पास में क्या बचती हैं चीज़ें, तो बचती हैं कि भाई आदिवासी, जिसके लिए फोकस दोनों ही दलों का आदिवासियों पर फोकस है, और उसके बाद में जो ये आपने जिक्र किया वो एक बड़ा मुद्दा वहाँ पर आ जाता है कि जब सारे आपने सभी मुद्दों, सभी वर्गों तक पहुँचने की आपने कोशिशें कर ली, तो कौन से ऐसे वर्ग हैं जो अछूते रह जाते हैं।
कि भाई जैसे अभी हमने संदर्भ में बात की, मुस्लिमों के संदर्भ में बात की हमने, एक अभी राजस्थान को लेके हमारा जो डिबेट हो रहा था, तो आपने जिक्र किया कि भाई पसमानदा मुस्लिमों को लेके भाजपा जो है, क्योंकि उनको जो है अभी तक उस तरह से जो है वो भाजपा ने उनको छुआ नहीं था। तो यही जो है लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि जो है इस तरह के कथावाचक हो गए या आध्यात्मिक गुरु हो गए या बाबा हो गए, जिनका अब कुछ जो है इलाकों तक ही भले ही सीमित वो क्यों ना रहे, लेकिन उनका असर है वहाँ पर और उनको लोग वहाँ पर फॉलो करते हैं, उनके नाम की वहाँ पर चर्चा होती है। वो अगर कहीं चले जाते हैं किसी नेता विधायक या सांसद की या किसी रैली या उसमें, तो एक मैसेज बहुत अलग तरह से जाता है वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके बीच में। तो इस लिहाज से जो है ये वहाँ की मध्य प्रदेश की राजनीति में अक्सर हमको ये देखने को मिला है कि कंप्यूटर बाबा हों या दूसरे कोई बाबा हों, उनको जो है वो अचानक चुनाव से पहले सक्रिय हो जाती है सरकार और उनको कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा वहाँ पर दे दिया जाता है। उसके बाद में फिर जो है वो चुनाव के बाद में स्थितियाँ वापस सामान्य हो जाती है और फिर सारी ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये कथावाचकों का जो ये हम जो आज जिस पर चर्चा कर रहे हैं, तो कथावाचकों का जो ये है वो मध्य प्रदेश में काफ़ी इस समय जो है वो हमको जो है वो प्रभुत्व नज़र आता है वहाँ पर। ठीक है, अब हमने बात शुरू की थी कथावाचकों से, लोगों को लगने लगेगा कि बहुत धार्मिक चर्चा है, लेकिन इसके अपने सियासी मायने हैं और इसीलिए हमने कहा कि इसमें फैक्टर कांग्रेस का ज़्यादा दिखाई देता है। क्या ये करीबी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छिंदवाड़ा में जाना क्या कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय लिख सकते हैं कि आपको लगता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो झुकाव है वो कुल मिलाकर कांग्रेस की ओर है, या आपको लगता है कि पिछली कुछ तस्वीरों जिनका जिक्र हमने किया है कि शिवराज सिंह चौहान का उनको जन्मदिन की बधाई देना या ज्योतिरादित्य सिंधिया का उनके मंच पर चले जाना, आपको लगता है कि वो भाजपा वाला भी झुकाव है और किस ओर वो ज़्यादा है? आप क्या समझ पाए हैं, आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। हम अपनी चर्चा को एक दूसरे साइड पर लाते हैं और दूसरा साइड ये है कि मध्य प्रदेश में कुछ बैठकों का दौर लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, कुछ बैठकें भाजपा में हुई, उनका जिक्र हमने किया, उन पर बात हमने की, क्या कुछ रणनीति निकल कर आ रही है जिसमें राष्ट्र की बात, विकास की बात और धर्म की बात थी। एक कॉम्बिनेशन था जिस पर बीजेपी को चलना चाहिए, निष्कर्ष था। और बैठकें होने लगी और बैठकें इस बार हो रही हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में, आरएसएस के बीच में। दिल्ली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ दिनों पहले गए थे, तब एक बैठक हुई थी। अब शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचते हैं, अगर मैं सही हूं तो, और वहां पर बैठक होती है। इन बैठकों में हो क्या रहा है, लोगों के लिए, दर्शकों के लिए जो जानना ज़रूरी है वो ये नहीं कि बैठक हो गई, वो तस्वीरें सबने देखी कि कारें आ रही हैं और कारें जा रही हैं, मुख्यमंत्री का काफिला है, कांच बंद है, हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात क्या हुई, संदेश क्या हुआ? कई लोग तो ये पूछते हैं कि संघ से जब फीडबैक आता है कई बार वो बहुत सीधा आता है, उसमें कोई ढेर सारे लाग लपेट या चीज़ें बातें नहीं होती हैं। जो भाजपा के अनुशासित संगठनों को कवर करते हैं या संघ के अनुशासित संगठनों को जो लोग कवर करते हैं वो ये बोलते हैं, या हम लोग भी बतौर जर्नलिस्ट बोलते हैं कि भाई संघ हर एक मुद्दे पर राय नहीं देता, लेकिन जब राय दी जाती है तो वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें छोटे और बड़े दोनों तरीके के गोल शामिल होते हैं, बात खरी खरी भी होती है। तो कई बार कुछ सुर्खियां बन जाती है कि डांट पड़ी, समझाइश दी या चुनौती दी, या फिर चुनौती तो चलिए नहीं, लेकिन हाँ अल्टीमेटम दिया, इस तरीके की। तो इन बैठकों से कौन सा शब्द, कौन सी हेडलाइन बाहर निकल कर आ रही है, विभास वो बता दें। देखिए 8 दिन में जो है ये दूसरा ऐसा मौका है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संघ के किसी बड़े नेता से उन्होंने मुलाकात की है। पदाधिकारी कह लें, संघ तो बोलते हैं हमारे नेता नहीं होते। जी हाँ, संघ के किसी पदाधिकारी से जो है शख्सियत से उन्होंने मुलाकात की है। तो पिछली बार जो है वो कटनी में थे शिवराज सिंह चौहान, और कटनी से वो अचानक तो मतलब वो हमारे लिए अचानक है, उनका तो प्री प्लान्ड होगा, तो वो अचानक जो है वो दिल्ली आए वो प्लेन से, और 27 जुलाई की रात को उन्होंने सर कार्यवाह जो संघ के हैं दत्तात्रेय होसबोले, उनसे मुलाकात की, बंद कमरे में 1 घंटा मुलाकात हुई। क्या हुआ उस मुलाकात में निकल के आज तक सामने नहीं आ पाया। अब जो है कल जो है वो 3 तारीख को जो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के इंदौर में पहुँचे। इंदौर में रामबाग इलाके में अर्चना करके एक भवन है जो संघ का, वहाँ का जो है वो दफ्तर है, तो वहाँ पर वो गए और वहाँ पर यहाँ पे दत्तात्रेय होसबोले जो है वो सर कार्यवाह, उनसे मुलाकात हुई थी, और फिर भैयाजी जोशी जो पूर्व सर कार्यवाह हैं उनसे उनकी मुलाकात शिवराज सिंह चौहान के वहाँ पर हुई। बिल्कुल बिना किसी उसके गए वहाँ पर, प्रोटोकॉल पे कोई सायरन नहीं बजा उनकी जब गाड़ियाँ वहाँ पर गई, बिल्कुल चुपचाप वो गए हैं वहाँ पर, और करीब 1-1.5 घंटा वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के बाद बाहर आए, बाहर आके जब उनसे पूछा
पूछा गया कि जो है वो क्या आपका ये हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सौजन्यवश मुलाकात करने आया था। और मध्य प्रदेश के कई बड़े नेताओं को नहीं पता था कि शिवराज सिंह चौहान अचानक से आए हैं और भैया जी जोशी से मुलाकात कर रहे हैं। और फिर बाद में जब वो रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो कई सारे नेताओं का वहाँ पर जमघट लग गया जब उन्हें पता चला कि शिवराज सिंह चौहान ऐसे आके और गए हैं, जा रहे हैं। तो अब जो सूत्रों ने हमें बताया है वहाँ पर, जो इंदौर में हमारे संवाददाता हैं, उन्हें जो सूत्रों से पता चला वो ये है कि इसमें संभवतः जो है वो मंदसौर के मुद्दे पर बात हुई है। मंदसौर में क्या पदाधिकारी होंगे वहाँ पर, किस तरह जो है वहाँ पर चीज़ें संग कर रहा है, या फिर भाजपा क्या क्या एक्टिवनेस है वहाँ पर, इसको लेके जो है माना जा रहा है, ऐसा पुष्टि नहीं है लेकिन अपुष्ट है कि माना जा रहा है कि इस पर चर्चा हुई। अब मंदसौर जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है कि मंदसौर में किसानों के आंदोलन के दौरान गोलीकांड हुआ था, 6-7 किसानों की वहाँ पर मौत हुई थी। और फिर जो आंदोलन चला वो काफ़ी मुश्किलों से जो है वो भाजपा उसको मैनेज कर पाई। तो इस वजह से जो है मंदसौर का जो है एक इम्पोर्टेंस है मध्य प्रदेश की राजनीति में। तो अब ये सारे जो चीज़ें थी, अब उसमें अब हो सकता है आने वाले समय में कुछ और निकल के आए कि भाई 8 दिन में इस तरह से 2 बड़ी मुलाकातें होना, एक जो है वो दत्तात्रेय होसबोले से, दूसरी भैया जी जोशी से, तो अंदर खाने क्या कुछ पक रहा है। अब हम भी जो है वो इंतज़ार में हैं कि क्या निकल के आता है आने वाले दिनों में, क्या अचानक कोई चीज़ सामने आती है क्या। चलिए, विभास की एक खासियत है कि अगर आप किसी भी सवाल को 2 या 3 बार भी पूछेंगे, अगर जो खबर होगी पहली बार अगर आ गई होगी तो दूसरी या तीसरी बार में किसी भी तरीके का मिर्च मसाला लाग लपेट उसमें नहीं होगी, इसलिए कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं बनता। मंदसौर का जो उन्होंने जिक्र किया, एक और घटना, क्योंकि हमने कहा है हम धीरे धीरे मध्य प्रदेश का मन में, या हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, और अगर आपको राजस्थान की सियासत में थोड़ी भी दिलचस्पी हो तो राजस्थान का रण हम इसी तरीके से एक चर्चा लेकर आते हैं। उसमें पॉलिटिकल किस्सों को, पॉलिटिकल कहानियों को, जिन्होंने उन राज्य की तस्वीरों पर, उन राज्य की सियासत पर खूब असर डाला है, का जिक्र करेंगे। और मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश का मंदसौर कांड उसमें से एक हो सकता है कि उसके बाद कैसे मध्य प्रदेश की सियासत बदली। छोटा सा जिक्र कर देता हूँ, जो इन्होंने एक जिक्र किया ना कि एक गोलीकांड हुआ, 6-7 किसानों की उसमें मौत हो गई, और उसके बाद वो पूरा प्रदेश व्यापी एक आंदोलन बन गया था, हर जिले में वो तस्वीरें आने लगी थी। वहाँ पर जीतू पटवारी अचानक से लाइमलाइट में आ गए थे, राष्ट्रीय स्तर के वो नेता कांग्रेस के बन गए थे, और मध्य प्रदेश के कांग्रेस का वो नाम बन गए थे जिनको राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस की राजनीति में या देश की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग वो नाम जानने लगे थे। क्योंकि जब राहुल गांधी आए उनको रोका गया, और अगर मैं सही हूँ तो जीतू पटवारी बाइक पर लेकर उनको मंदसौर में हाईवे के किनारे किनारे खेतों से होते हुए चले गए थे। तो किसी दिन इस पूरी घटना का, वो क्या कांड हुआ, उसकी टाइमलाइन का, और उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ हुआ। शिवराज सिंह चौहान का उपवास पर चले जाना, जिस किसान की गोलीकांड में मौत हो जाती है उन्हीं के पिता का उस उपवास को तोड़वाना, और वो सब कुछ आपके बीच लेकर आएंगे, ये भी एक वादा रहा। फिलहाल आज के मध्य प्रदेश का मन में इतना ही। सबसे बड़ा सवाल जो आपके लिए हम कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखने के लिए छोड़ दिए जाते हैं वो ये है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का झुकाव आपको कहाँ लगता है? वो भाजपा की ओर लगते हैं, वो कांग्रेस की ओर लगता है, या आपको लगता है कि नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो समाज के बीच में एक धार्मिक कथा का प्रवचन कर रहे हैं, धार्मिक कथा को रख रहे हैं, और उनके मैसेजेस में कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं होती, उनको सुनना, और इसीलिए शायद दोनों ही दलों के नेता उनके यजमान बनते रहते हैं। अपना जवाब आप दीजिए। आप देख रहे थे मध्य प्रदेश का मन, अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।